October 1962, the Chinese allegedly invaded India. Listen, we admit to what happened. Now, and in 2020, when more than 2,500 square kilometers of Indian land has been taken by China. Because it gave a detailed account of the failures, political failures, military leadership failures. We all know it, but I don't feel any reason why people shouldn't ashamed to show it. तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे और अब उसके पर्यटन उद्योग को तगड़ा झटका लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को टर्की का सपोर्ट आया था। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है दुनिया के हर फोरम में। आपके टूरिज्म के पैसे को टर्की ने टेररिज्म में लगा दिया। And you forget that India is a nuclear power. India is a space power. We can blast the hell out of Turkey if required. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जहां स्टेटमेंट्स और स्ट्रेटजी में इतना फर्क है कि खुद उसके अपने लोग, उसकी अपनी ऑपोजिशन उस पर हंस रही है, बिल्कुल इस तरह। जी हाँ, बात हो रही है भारत की, जहां के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी चाइना के नायब सदर हैंग जेंग से मुलाकात की और ट्वीट में लिखा, हमारे दो तरफा ताल्लुकात धीरे धीरे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। भारत चाइना की चेयरमैनशिप की हिमायत करता है। मुस्कुराहट, तस्वीरें, डिप्लोमेटिक हैंडशेक्स, लेकिन दोस्तों ये वही चाइना है जिसके साथ भारत 1962 में जंग लड़ चुका है और अभी भी बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं, जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश का इशू भी इस वक्त रूज पर है। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. और दोस्तों ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इंडिया के अपने डिफेंस ऑफिशियल्स और एनालिस्ट भी जो हैं ये कह रहे हैं कि नेहरू सरकार की 1962 की चाइना की वॉर में नाकामी को तस्लीम करते हैं। Listen, we admit to what happened. Now, and in 2020, when more than 2,500 square kilometers of Indian land has been taken by China, there's a prime minister who says, na koi gussa hai, na koi military post leke gaya hai. So he says nobody has entered into the land. But we have had 22 corps commander meetings. But what is that happening? Nobody knows. So of course it is out there that we've taken the land. And we all know about it, but nothing has been done to bring it back. Former Air Marshal Denzel Keylor क्या कहा जरा सुनिए। Firstly, it should have been made public because it gave a detailed account of the failures, political failures, military leadership failures. But we learn from those things. If we hadn't have that, then maybe Pakistan and 65 would have had a better and easier time. अच्छा, चाइना के साथ फोटो, टर्की के साथ दुश्मनी, ये भी इंडियन पॉलिसी है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शर्मनाक सवाल उठता है। जब पाकिस्तान ने टर्की के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन किया तो भारत ने टर्की को विलेन बना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तुर्की के पर्यटन मंत्रालय ने एक पोस्ट जारी किया है कि भारतीय नागरिक तुर्की में पर्यटन के लिए आना जारी रखें। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मतलब साफ है, भारतीयों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तुर्की के अलग अलग शहरों में होटल से लेकर रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल करवा दी गई है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे और अब उसके पर्यटन उद्योग को तगड़ा झटका लग रहा है। तुर्की की हालत अब मालदीव जैसे होने जा रही है। इंडियन मीडिया ने चिल्लाना शुरू किया, टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए हैं और उन ड्रोन से भारत के ऊपर हमला हुआ है, टर्की हमारा दुश्मन है, टर्की को तबाह करना। बॉयकॉट टर्की चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो क्या भारत को टर्की को बॉयकॉट करना चाहिए? 3 रीजन से समझते हैं। पहला, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को टर्की का सपोर्ट आया था। बाद में जब भारत पे सैकड़ों ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो पता चला कि वो टर्की के ही ड्रोन्स थे। दूसरा रीजन, कश्मीर के मुद्दे पर टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है दुनिया के हर फोरम पे। और तीसरा रीजन, आपके टूरिज्म के पैसे को टर्की ने टेररिज्म में लगा दिया। कैसे? पिछले 3 साल में इंडियन टूरिस्ट ने टर्की को 6,640 करोड़ कमा के दिए टूरिज्म से। यानी आप टूरिस्ट बन के वहां जाते हो, पैसे उड़ाते हो और उसी पैसे से ड्रोन बना के टर्की पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान वही ड्रोन हमारे देश के ऊपर उड़ाता है अटैक करने के लिए। इसीलिए बॉयकॉट टर्की। सिर्फ ये नहीं, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी ने तो हद ही कर दी और ये तक कह दिया कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर एंड वी कैन ब्लास्ट द हेल आउट ऑफ टर्की इफ वी वांट टू। And you forget that India is a nuclear power. India is a space power. We can blast the hell out of Turkey if required. You know, Turkey has been
misbehaving they for have. quite some time. You know, they recruited Erdogan. यानी सिर्फ पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट नहीं, सीधा न्यूक्लियर की धमकी। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हर रोज हेट कैंपेन्स और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की में इंडियन टूरिस्ट ने खवातीन को हरास करना तक शुरू कर दिया। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का असल चेहरा? क्या ये है भारत का सिविलाइज्ड बिहेवियर? और तिब्बत के मसले की भी बात करते हैं। तिब्बत के जो मसला है, चाइना ने रेड लाइन खींच दी है। जयशंकर का प्लेन लैंड करने से पहले ही बीजिंग ने सिग्नल कर दिया था कि तिब्बत पर कोई बात नहीं होगी। दलाई लामा का सक्सेसर चाइना का इंटरनल इशू है। किरण रिजिजू एक बीजेपी के एमपी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा सिर्फ दलाई लामा का रिलीजियस ट्रस्ट अगला सक्सेसर तय करेगा। अब मैप देखिए, इनफैक्ट इंडिया से कोई भी स्टेट डायरेक्टली चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वी शेयर बॉर्डर विद तिब्बत ओनली। ठीक है, 1950 में चाइना लोग वहाँ आके तिब्बत को ज़बरदस्ती कब्जा किया, वो बहुत अलग है। सो यू नो, तो ऑफिशियली यस, तिब्बत अभी चाइना का अंडर में है, दैट कांट बी रूल आउट। यानी ये स्टांस डायरेक्टली चाइना की पोजीशन के खिलाफ था, लेकिन बीजिंग ने सख्त वार्निंग दी और गुफ्तगू बंद कर दी। रिजल्ट इंडिया की आवाज असली डिसीजन मेकिंग टेबल से बिल्कुल गायब हो गई। म्यांमार की स्ट्राइक्स में भी बात करते हैं। और जब जयशंकर बीजिंग में मिले जेंग से, उसी वक्त इंडिया ने म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक किए, एलिजिडली चाइना की बैक ट्रूप्स के खिलाफ। यानी एक तरफ चाइना के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना के एलाइज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसे डिप्लोमेसी कहते हैं या इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। एक तरफ दोस्ती का पैगाम, दूसरी तरफ दुश्मनी के अमल। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीट सर्कस बना चुका है, लेडीज एंड जेंटलमैन। On July 14th, 2025, Jaishankar is in China with continuation to SCO meeting. However, in the grand halls of Beijing, Jaishankar walked in, but not as a guest of honor, but as a guest for insulting. With Tibet casting along, the message from China is clear. Don't play the Tibet card, or you'll shoot yourself in the foot. Even before Jaishankar's plane landed, China made its position loud and clear. There was no room for talk on Indian hawkishness. Tibet was off limits, and the Dalai Lama's next successor. China clearly mentioned that it is their internal issue. And in a twist of timing, while Jaishankar sat in tense talks, Indian drones struck targets in Myanmar. और अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। आर्मी लीक शिकस्त का इकरार किया भारत ने, और सबसे बड़ी बेइज्जती, भारत की आर्मी का लीक लेटर। डेप्यूटी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों मिलिट्री फेलियर का इकरार किया और इल्जाम किस पर लगाया? चाइना और टर्की के ऊपर। ये वही लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान चाइना के बगैर कुछ नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ चाइना का टूल है। पाकिस्तान चाइना के लिए जी एक प्रॉक्सी है, पाकिस्तान की चाइना की प्रॉक्सी है, एक टूल है जो भारत को जी मसरूफ रखता है। ये बात भी कई इंडियन डिप्लोमेट्स और फॉरेन ऑफिसर्स जैसे अनिल त्रिगुनायात और एयर मार्शल वीपीएस राणा ने भी बोली। For China, Pakistan is like its one additional state. It is not a proxy. It is its tool, which it uses against India to keep India always engaged. China is actually now using Pakistan as a total proxy to fight its own war with India. And like rightly said by the deputy chief, Pakistan is actually working like a laboratory. मगर असल में ग्राउंड की हकीकत क्या है? पाकिस्तान अब खुद मुकम्मल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो, सबमरीन्स हो, मिसाइल्स हो, सब कुछ हम खुद बना रहे हैं।
हम सिर्फ खरीदारी नहीं कर रहे बल्कि चाइना के साथ मिलकर को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन नेशन। अगर इंडिया रशिया, फ्रांस और अमेरिका से हथियार खरीद सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मुल्क इंडिया की जंग लड़े? मतलब इट डज नॉट मेक सेंस। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेंसलेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट है, पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा है। चाइना से हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान में आ चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन ये ताल्लुक बराबरी और मुश्तरका फायदे पर मबनी है। पाकिस्तान अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि अपना बहुत सा जो है मुनज़्ज़म निज़ाम खुद भी तैयार कर रहा है। फाइटर जेट से लेकर टैंक्स, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान JF-17 अल खालिद टैंक सबमरीन्स खुद तैयार कर रहा है। कोई भी प्रॉक्सी नहीं है, खुद पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तारी का निज़ाम है पाकिस्तान के। इंडियन ऑपोजिशन की बात करते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में वार्निंग दी थी, अगर भारत के लोगों को चाइना पाकिस्तान के इत्तेहाद की वजह से नुकसान हुआ तो मोदी जिम्मेदार होगा। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. You have brought Pakistan and China together. And this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. I mean, the fact of the matter is China is occupying our territory. It's an accepted fact. I think 1,500 square kilometers, land the size of Delhi is occupied by them. And I think, it's absolutely unacceptable. Prime Minister seems to believe otherwise. I don't know. I mean, maybe he knows something we don't know. और अब वही हो रहा है। ये वही चाइना है। क्या मोदी भूल गए गलवान का क्लैश? आप दुश्मन के साथ मुस्कुरा रहे हैं और दोस्त टर्की के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या भारत भूल गया गलवान क्लैश में क्या हुआ था? आपके फौजियों को किस तरीके से चपेड़े और डंडे मारे थे चाइना ने अभी 27 नए नाम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को दिए हैं जो कि अभी भी भारत के ज़ेरे इंतजाम हैं। China's Ministry of Civil Affairs released the standardized names of 11 places for Arunachal Pradesh, which it calls Zangnan, the southern part of Tibet. The official names released also have precise coordinates, including 2 land areas, 2 residential areas, 5 mountain peaks, and 2 rivers, and listed the category of names of places and their subordinate administrative districts. So that is indeed a big breaking news, viewers. The Chinese have once again provoked India. China has now renamed a 3rd set of names in Chinese, Tibetan, and Pinyin characters, renaming places in Arunachal Pradesh as part of its efforts to re-emphasize its claim over the Indian state. लेकिन फिर भी जयशंकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसके ऊपर एक भी बात नहीं है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये बुज़दिली है, ये भारत की बुज़दिली है। और आखिर के अंदर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब एक जो है जगहसाई बन चुकी है। मतलब इट्स बिकम अ सर्कस शो। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने खुद कहा कि इंडिया चाइना से लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. I mean, not a question, reactive question, I mean, भाई वाह, लेजर आई वाले फॉरेन मिनिस्टर। यानी अब भारत की फॉरेन पॉलिसी के दारोमदार जो है जीडीपी के ऊपर तय होगा। और जब ये बात सामने आई तो ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ऑपोजिशन कह रही है ये मोदी की डिप्लोमेसी नहीं है, ये खौफ है और ये कंफ्यूजन का निजाम है। They have firmly established this government's motto of brutality over morality. And everyone else in this country has been portrayed as a coward or a terrorist. From the farmers to the students to the old ladies of Shaheen Bagh. उनका कहना था, इंडियन ऑपोजिशन का कहना था कि अगर इकोनॉमी ही सब कुछ है तो क्या मुल्क की इज्जत, सरहदें और फौजियों का खून कुछ नहीं। एक तरफ तो चाइना को आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने दे रहे हैं, अरुणाचल में हो, लद्दाख में हो, हर जगह
और दूसरी तरफ ये बड़ाई खींच रहे कि हमने ये किया, और अब इस साल के बजट में 1%, 1.5-2% और कम किया गया। ये एक सवाल है जो कि पूरे भारत के लोगों को मोदी से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, ये है असली बीजेपी की चाइना पॉलिसी। एक तरफ तस्वीरें, दूसरी तरफ खौफ। एक तरफ बैड एस डिप्लोमेसी का नारा और दूसरी तरफ ग्राउंड के ऊपर कंप्लीट साइलेंस एंड एब्सेंस। एक तरफ वो टर्की से नफरत करता है सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान मुल्क है, और दूसरी तरफ वो चाइना के आगे झुका हुआ है, जिसके साथ उसकी जंग भी हुई है और जिससे उन्होंने डंडे भी खाए हैं और उसकी सरहदों के ऊपर कब्जा भी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने दम पर खुद मुख्तारी हासिल की, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, और भारत तस्वीर, ट्वीट और टैक्टिकल कंफ्यूजन, लेजर आई वाला जयशंकर। एनीवेज, कमेंट करके बताइए कि क्या भारत की पॉलिसी सिर्फ वॉर और ऑप्टिक्स के लिए चल रही है, और क्या पाकिस्तान का सेल्फ रिलायंस मॉडल इंडिया को एक साइलेंट जवाब दे रहा है। सब्सक्राइब करें पाकिस्तान नाउ, जहां मिलती है आपको अनफिल्टर्ड हकीकत। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। मैं हूं मुनीब हामिद। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।